आज सुनिए हिंदी के सुपरिचित, स्थापित और प्रतिष्ठित लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी बचपन की बारिश। ये कहानी उनकी पुस्तक बचपन की बारिश व अन्य कहानियाँ, जो कि आधार प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, से ली गई है। तो शुरू करते हैं कहानी बचपन की बारिश। पड़ोस के पेड़ से परिंदों की चहचहाहटें आती हैं। मानसून की हवाओं से मेरे कमरे की खिड़कियां खुलती हिलती खड़खड़ाती हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। गर्मियां लौट रही हैं। बारिश के उन दिनों में बरबस ही अपने बचपन की बारिशों का ख्याल लौटने लगता है। देर देर तक आकाश से झरता पानी, सड़क और आंगन में गिरती बिखरती बारिश की बूंदें, छाते और बरसाती, मटमैली धूप, मैला सा लैंडस्केप। कितना कुछ है बचपन की बारिश का, जो बड़े होने पर बार बार याद आता है। बचपन के दिनों का जीवन कितना सरल सा होता है, और बड़े होने पर जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कठिन सा, जटिल सा और असंभव सा नहीं जान पड़ता। उम्र के साथ साथ कितना कुछ बदलता जाता है। हमारी देह ही नहीं बदलती, हमारा दिल और दिमाग और हमारे भीतर का संसार भी बदल जाता है। जीते जीते ही कितनी कितनी बातों, कैसे कैसे रहस्यों का पता चलता है। हमें कितना कुछ भूलना पड़ता है और कितना कुछ याद रखना। सचमुच ही जीना किसी सड़क को पार करना नहीं है। अगर जीना किसी मायावी मंत्र को पाने की घोर तपस्या करना है, तो कोई पुरानी सी पहचानी सी पहेली भी, जिसका सिरा तक पकड़ में नहीं आता है। जून की हवाओं में पेड़ों की सरसराहटें उतरती हैं। कहीं दूर पर बीच बीच में बादल गरजते हैं। बादल, मटमैली धूप, जून की हवाएं, गरजते बादल और मैला सा आकाश बचपन के उन दिनों में ले जाते हैं जब मेरे माँ बाप ही नहीं, मेरे दादा दादी भी जीवित थे। जब मैं डिसूजा साहब के बंगले के जामुन के पेड़ पर चढ़ा करता था और उनकी अपाहिज लड़की के लिए जामुन बटोरता था। जब दादी के लिए रामायण के कुछ पन्नों को पढ़ने से समोसे खाने को, कॉमिक्स खरीदने या झूले पर बैठने के लिए पैसे मिला करते थे। ये वो वक्त रहा जब ना गरीबी और बीमारी के दिन देखने पड़े और ना ही मृत्यु के बाद के मनहूस दिन। कुछ बरसों के बाद मेरे जीवन में दादा दादी की लंबी बीमारी के दिनों को एक एक कर उनकी मौत को सहने के दिनों को आना था। वे दोनों नहीं रहे और हमारे परिवार में गरीबी और अभाव के दिन आए। घर में जब रुपए पैसों की तंगी रहने लगी, अम्मा की बीमारी की शुरुआत हुई। पिता को देर देर तक ट्यूशन लेते हुए देखना पड़ा। तब ये समझ में आया कि आर्थिक अभावों से जीवन नीरस सा, अलग सा और असहनीय सा भी हो सकता है। इसीलिए अपने परिवेश से उजड़े हुए लोग रोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटकते हुए परिवारों, सरकारी अस्पतालों के अहातों, अपने मरीज के लिए रुक गए रिश्तेदारों, किसी प्राकृतिक आपदा से हताहत और बेघर हुए मनुष्यों का जीवन नीरस सा, मनहूस, उदासी और निराशा लिया हुआ नजर आता है। ऐसे लोगों के बाहर और भीतर का बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत कुछ बिखर जाता है। जीवन के लिए जरूरी और पर्याप्त पैसों का अभाव बना हुआ हो तो जीवन को देखने का नज़रिया भी बदल सकता है। इसके अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर साधारण लोगों का जीने के प्रति नज़रिया रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोज़गार से प्रभावित होता ही है। अभावग्रस्त लोग जीवन की नंगी और नीरस सच्चाइयों से इतना ज़्यादा रूबरू होते रहते हैं कि जीवन का एक दूसरा उजला, सुंदरता लिया हुआ आयाम उनकी पकड़ से बाहर खड़ा रहता है। बने बनाए जीवन का मिल जाना और जीवन को अपने लिए बनाना, अपने लिए खड़ा करना, दो अलग अलग बातें हैं। मैं जो इस वक्त मौसम के बदलने को, धूप के मटमैलेपन को, परिंदों की चहचहाटों को महसूस कर रहा हूँ, ये भी जानता हूँ कि ठीक इसी वक्त कोई अपने घर की छत की मरम्मत को लेकर, अपने बच्चे के लिए ज़रूरी बरसाती को लेकर या अपने घर तक आती पगडंडी पर जमी कीचड़ को लेकर चिंतित हो रहा होगा। उसके लिए बदलता हुआ मौसम अपनी मुश्किलें ला रहा है। अब वो गर्मियों की अपनी दिक्कतों से होता हुआ बरसात की अपनी मुश्किलों का सामना करेगा। अक्सर मेरे मन में एक ख्याल उतरता है कि एक ही परिस्थिति को, एक ही घटना को अलग अलग आदमी कितने अलग अलग ढंग से स्वीकार करता है, उसका सामना करता है। किसी के लिए उस परिस्थिति से जूझना कितना मुश्किल होता है और किसी को उस परिस्थिति का एहसास तक नहीं होता है। यही वो जगह है जहाँ मुझे मनुष्य का जीवन किसी अबूझ पहेली सा जान पड़ता है। और वे लोग जो पढ़े लिखे, समाज, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान,
दर्शन और राजनीति से जुड़े होते होंगे, मनुष्य और उसके पल पल की खबर रखते होंगे, उनके लिए ये जीवन शायद पहेली सा अबूझ होता होगा। ऐसे लोग हर बात की तह तक जाते होंगे और उस बात की समूची और ठोस सच्चाइयाँ लिए लौटते होंगे। उनका ज्ञान, विवेक और उनकी अपनी अंतर्दृष्टि आदमी, समाज और सृष्टि के एक एक रहस्य को खोलती खोजती चली जाती होगी। पर मैं ये भी सोचता हूँ कि किसी समस्या को जान भर लेने से ही क्या उसका समाधान भी निकल पाता होगा। अगर ज्ञान विज्ञान से जन्मे विवेक से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो पाता तो जीवन में आती उतरती समस्याएं कुछ तो कम होती। यहाँ मैं गलत हो रहा हूँ। ज्ञान विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याओं को कम तो किया ही है। कितनी पेचीदा किस्म की बीमारियों से हमें छुटकारा मिला है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा सरल और सहज होती गई है। हमारा कितना वक्त बच रहा है। हमारी मेहनत कितनी कम होती चली गई है। हम कितना नया नया जान पा रहे हैं। दुनिया में कितने सारे लोग कितना कुछ कर रहे हैं कि आदमी का जीवन बेहतर बन सके, अंततः आदमी सुखी बन सके। आदमी सुखी हो भी रहा है, पर सवाल ये भी है कि सुख क्या है। क्या हर आदमी एक ही तरह से सुखी हो सकता है? क्या हर आदमी के लिए अपना सुख अलग नहीं है? यहीं मुझे ज़िंदगी पहेली सी, अबूझ पहेली सी जान पड़ती है। बाहर बारिश के दिनों की धूप निकल आई है। कुछ परिंदे बेल के पेड़ पर बैठे हुए हैं। वहीं पड़ोस में छत पर बैठी बिल्ली को नीचे खड़ा कुत्ता घूर रहा है। पेड़ों और परिंदों को कुछ भी सोचना समझना नहीं पड़ता होगा। वे अपने जीवन को जस का तस स्वीकार कर लेते होंगे। उनमें जीवन को बदलने का न संताप होता होगा, न ही इसके लिए ज़रूरी संघर्ष। बिल्ली को भी अपने आसपास की अपनी ज़िंदगी के बदलने की कोई चिंता नहीं सताती होगी। ये सब आदमी पर ही आन पड़ा है। आदमी ही बारिश के बीच भी घर से निकलना चाहता है, अपने लिए बारिश के जूते खरीदना चाहता है। भरी बरसात में उसके मन में शास्त्रीय संगीत के किसी कंसर्ट में जाने की लालसा जागती है। वो शास्त्रीय संगीत की बैठक में शामिल होता है, राग मालकौस सुनता है, किशोरी अमोनकर के गाते हुए चेहरे पर उतरते तनावों को देखता है। इस वक्त वो बाहर होती हुई बारिश को भूल जाता है। ये उसका अपना सुख है, मनुष्य होने का सुख। परंतु बिल्ली भी बारिश से बचते हुए किसी कोने में छिपी हुई सुख से ही गुजरती होगी। कौन कह सकता है कि बारिश से बचती हुई बिल्ली सुखी है या बारिश में कंसर्ट के लिए बाहर निकला रेनकोट पहना हुआ चश्मा चढ़ाए हुआ आदमी सुखी है। ये ज्ञानियों के लिए बहस का विषय हो सकता है, पर ज्ञानियों के पास इतनी बेतुकी बेसिर पैर की बात पर सोचने का वक्त भी कहाँ होता होगा। वे अपने वक्त को किसी ठोस और सच्चे सवाल पर लगाना चाहेंगे। ये तो मेरी सनक है। छुट्टी का दिन है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। मैं घर में अकेला हूँ। बिटिया कॉलेज गई है और मेरी पत्नी अपने स्कूल में अपने छात्रों को पढ़ा रही है। मेरा अपना मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। बिजली गुल होने से मैं रेडियो नहीं चला पा रहा हूँ। मेरा नाश्ता हो चुका है, मैं अखबार पढ़ चुका हूँ। दाढ़ी बनाने और नहाने का मन बन नहीं पाया है और मैं खिड़की के पास आराम कुर्सी पर बैठा हुआ इधर उधर की दुनिया जहान की बिना सिर पैर की बातों पर सोच रहा हूँ। मेरे साथ कभी कभार ऐसा हो ही जाता है। मैं खुद को चिंतक समझने के भ्रम और भूल का शिकार हो जाता हूँ। ये मेरी पुरानी और लाइलाज बीमारी है। मेरी पत्नी उसे हमारे परिवार का पुश्तैनी रोग कहती है। तुम्हारे पिता भी खुद को महापंडित समझते थे, वो गुस्से में कहती है। क्या तुम मरे हुए आदमी को छोड़ नहीं सकती? मैं झल्लाता हूँ। मैं उन पर नहीं, उस पर झल्ला रही हूँ जिसे वे छोड़ गए हैं। मैंने क्या किया है? काश तुमने कुछ भी किया होता। क्या मतलब? तुम कुछ करते क्यों नहीं? पागलों की तरह अनाप शनाप बातें करते रहते हो। अम्मा अब बस भी करो, तुम भी बाबा की तरह पागल हो जाती हो। बिटिया बीच में आती है। क्या मैं पागल हूँ? नहीं, पर हम लोग पागल हो जाएंगे, पत्नी कहती है। इस पर वे दोनों मुस्कुराते हैं, अपनी बात करने लगते हैं। मैं अकेला हो जाता हूँ, खुद को हताश सा पाता हूँ। सैर के लिए बाहर निकल पड़ता हूँ। किसी शांत जगह पर कुछ वक्त गुजारता हूँ। यह किसी मंदिर या गिरजाघर का परिसर होता है। वहाँ बरबस ही मुझे अपनी अम्मा की याद आती है। वो मेरी बातों को ध्यान से सुना करती थी। उनके कहने सुनने से मैंने कभी अखबारों के रविवारी पृष्ठों में कुछ छोटे छोटे लेख लिखे थे।
उसके बाद मैंने अंग्रेजी में ही 40-50 कविताएं भी लिखी थीं, लेकिन न कभी किसी ने उनको पढ़ा और ना ही उनमें से एक भी कविता कभी प्रकाशित हुई। बहुत दिनों के बाद में मुझे लगा कि मुझे हिंदी में कविताएं लिखना चाहिए था, लेकिन तब तक मैं कविता से, लिखने से और सबसे ज़्यादा अपने आप से काफ़ी दूर निकल आया था। ऐसा होता है, आदमी अपने आप से काफ़ी दूर चला जाता है। उसे खुद ही ना पता होता है और ना ही विश्वास कि वो अपने आप से कितना दूर चला आया है। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को अपने भीतर ही कहीं दफना देता है। वो खुद के भीतर एक मरे हुए आदमी की कब्र लिए हुए अपना कोई दूसरा जीवन, अपनी कोई नई ज़िंदगी शुरू करता है। कभी कभार उसके भीतर से उसकी पुरानी ज़िंदगी अपना सर उठाती है। उसे अपना अतीत याद आता है। वो अपने बचपन को, अपने दादा दादी, अपने माँ बाप और अपने बचपन के पड़ोस को याद करने लगता है। वो याद उतना नहीं करता जितना उसे याद आने लगता है। मेरे साथ बारिश के दिनों में बराबर ये सब घटता ही है। बारिश के दिन शुरू होते ही हैं और मुझे धोती कुर्ता पहने हुए, हाथ में छाता थामे हुए अपने अध्यापक पिता का ख्याल आने लगता है। मैं लालटेन जलाती हुई अपनी माँ को और कबीर का कोई भजन गाती दादी को देखने लगता हूँ। मेरे पुराने मकान के आसपास बारिश का मटमैला पानी इकट्ठा होने लगता है। मेरी छोटी बहन बहते हुए पानी में अपनी कागज़ की नाव उतारती है। पिता रेडियो पर समाचार सुनते रहते हैं और मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ बारिश को देखता रहता हूँ। इस वक्त भी मैं रुक रुक कर बरसती हुई बारिश को देख रहा हूँ। मेरे बाहर और भीतर का कितना ज़्यादा बदल गया है, पर बारिश अभी उन सब बातों का एहसास करवाती है जिन बातों का वो आज से 40 साल पहले भी एहसास करवाती रही थी। अब भी बारिश को देखते हुए प्रकृति की अपनी निरंतरता का, प्रकृति के अपने शाश्वत सच का, मनुष्य के जीवन की क्षण भंगुरता का वैसा ही बोध, वैसा ही भाव भीतर उतरता है जैसा कभी जवानी के शुरुआत के दिनों में उतरा करता था। मैं अपने सामने के बेल के पेड़ को सरसराते हुए देखता हूँ और मेरे सामने मेरे बचपन का जामुन का पेड़ सरसराने लगता है। मैं उस पेड़ के करीब की दीवार पर चढ़ता हूँ और डिसूजा साहब की अपाहिज लड़की के लिए जामुन बटोरता हूँ। जामुन की याद मुझे उस यहूदी बूढ़े की याद दिलाती है जिसकी दुकान के सामने बड़े बड़े मर्तबानों में जामुन, आंवला, नींबू, आम और मिर्च के अचार रखे रहते थे। वही बूढ़ा रात की शुरुआत में अपनी दुकान की कुर्सी पर अपनी ड्रिंक लिए हुए बैठा रहता था। उसकी दुबली पतली गोरी गोरी सी लड़कियां दुकान के ही कोने में मेज पर पढ़ती रहती या शतरंज खेलती रहती। उस आर्मेनियन यहूदी बूढ़े की मृत्यु मेरे जीवन की पहली मृत्यु रही। उनकी मृत्यु से हमारे उस इलाके का बहुत कुछ मर सा गया। उनकी उस दुकान में ना जाने कहाँ कहाँ से लोग किस किस चीज़ के लिए नहीं आते थे। उनके यहाँ बनता अचार, मुरब्बा और सिरका हमारे पूरे शहर में अपना डंका बजाता था। वो दुकान नहीं रही और उसके आसपास हमेशा बनी रहती चहल पहल भी समाप्त हो गई। बाद में वो समूचा परिवार किसी दूसरे देश में चला गया और धीरे धीरे उस बूढ़े का मकान एक खंडहर में बदल गया। अब याद आता है कि उस बूढ़े की मृत्यु भी बारिश की एक रात में हुई थी। मेरे लिए उस यहूदी बूढ़े की मौत, उनकी मौत की रात, उस रात में होती हुई बारिश मेरे बचपन का एक ऐसा अनुभव है जो शायद मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ बना रहेगा। उस आर्मेनियन यहूदी बूढ़े की मौत की रात जुलाई और जुगनुओं की रात थी। हमारे घर के पड़ोस में खड़ी मैसोनिक लॉज के सामने खड़े पुल पर चमकते हुए जुगनुओं की रात। बचपन के उन बरसों में हमारे साथ मौसम की एक एक करवट का, अंधेरे उजाले की एक एक सिलवट का एहसास बना रहता था। उन दिनों वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ते ही नदी किनारे खड़े मंदिर, घाट, पेड़ और चबूतरे पानी में डूबने लगते। नदी के किनारे बसी हुई मछुआरों की बस्ती को खाली किया जाता। मछुआरों की छोटी छोटी नावें नदी के किनारों से दूर खड़ी नजर आती। बरसों बाद बारिश के दिनों की नदी का वो नज़ारा किसी मंजे हुए लैंडस्केप पेंटर के लैंडस्केप की तरह याद आता है। मौत की मंजिलों को किसने जाना है? उस यहूदी बूढ़े की बहन ने ये कहा था। वो अपने भाई की शव यात्रा की तैयारियां कर रही थी। रात को उन घड़ियों में बूंदाबांदी शुरू थी। छतों से टपकती बारिश की बूंदों की आवाज़ें, बारिश के मौसम का अपना तरह का संगीत, बारिश के अपने किस्म के मटमैले और उदास दिन।
अपनी तरह की अंधेरी, ठंडी और खामोश रातें। बचपन के उन बरसों में न ये पता था कि हमारे देश में बारिश को लेकर तरह तरह के गाने, बंदिशें और राग हैं, और ना ही ये कि बारिश अपने साथ बाढ़ और बर्बादी का कहर सा लाती है। उस वक्त तक ब्रह्मपुत्र और कोसी जैसी नदियों में आती हुई बाढ़ से होता विनाश और विध्वंस का भी कुछ भी पता नहीं था। तब नदी थी तो वैनगंगा, और शहर था तो भंडारा। बचपन के दिनों का छोटा सा, बंधा बंधा, रुका रुका सा लेकिन आत्मीय लैंडस्केप, जिसमें अभी तक बड़े होने की मुश्किलों, चुनौतियों और विडंबनाओं ने जगह नहीं पाई थी। तब माँ स्वस्थ और युवा थी, और मैंने उसे बाद के बरसों की तरह लगातार बीमार नहीं देखा था। जुलाई की किसी रात में मैं अपने मकान के आंगन में खड़ा रहता। काले काले बादलों के साथ चांद लुका छिपी का खेल खेल रहा होता। आसमान में गाढ़ा अंधेरा होता और उतना ही गाढ़ा धुंधलका छाया रहता। बीच बीच में शहर से गुजरती हुई रेलगाड़ियों के पहियों के दौड़ने का स्वर सुनाई देता। कभी कभार बिजली गिरने फटने की भयावह कड़कड़ाहट आंगन तक उतरती और मैं भय से अपनी माँ के करीब चला जाता। माँ के करीब जाते ही मैं अपने भय को भूल जाता। माँ की छाया में कड़कड़ाती हुई बिजलियाँ माया सी जान पड़ती। माँ के हाथ मेरे बालों पर ठहरते और बाहर का सब कुछ, भीतर का सब कुछ शांत सा हो जाता। आज भी माँ के गुजर जाने के बरसों बाद भी कमरे में लालटेन टांगती हुई, बारिश को रोकने के लिए घर की खिड़कियाँ बंद करती हुई माँ की छवि की याद तसल्लियों, सांत्वनाओं के बीच ले जाती है। इतना ज़रूर है कि माँ की याद एक साथ सुख भी दे जाती है और दुख भी। बारिश के गीले, मटमैले और उदास दिनों में उन सब का ख्याल कुछ ज़्यादा ही घेरता है जो कभी हमारे जीवन में थे और अब नहीं हैं। ज़मीन पर गिरती मिटती हुई बारिश की बूंदें जीवन के होने और ना होने का ख्याल जगाने लगती हैं। जो है वो नहीं रहेगा, जो आता है वो जाता भी है, जो जन्मता है वो मिटता भी है, और जो बनता है वो बिगड़ता भी है। के आशय का रविंद्रनाथ ठाकुर का कोई गीत बरबस ही बारिश के इन दिनों में पास आ जाता है। पर बचपन की बारिश शायद जीवन और जीने पर ही ठहरा करती है, आज की तरह मृत्यु और मरने पर नहीं। तब बारिश सिर्फ बारिश ही थी, चारों तरफ हरियाली होने का सुखद सा, सुख देता हुआ मस्ताना मौसम, जिसका मृत्यु और मिटने से जरा सा भी रिश्ता नहीं बनता था। तब बारिश बुढ़ापे और बाढ़ की विनाश और विध्वंस की याद नहीं दिलाती थी। उन बारिशों में माँ जीवित हुआ करती थीं। उन बारिशों में परिवार बिखरा नहीं था और दादा दादी, नाना नानी से किस्से कहानियाँ सुनने के लिए मिलती थीं। किस्से कहानियों में कोई नहीं मरता था, उसमें मर चुका आदमी भी जीवित नजर आता था। दरअसल कहानियों में मरे हुए लोगों को भी जीवित करने की शक्ति हुआ करती थी। वैताल 25 का विक्रम एक अमर आदमी जान पड़ता था, जो हमेशा से था और जिसे हमेशा ही रहना था। बारिश के वे दिन बचपन की बारिशों के वे दिन थे। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी बचपन की बारिश। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।